तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द व्यान में, जहां हम लोग पिछले वीडियो में क्लास 3 के एनसीईआरटी क्लास 3 के सारे चैप्टर की सीरीज को देखे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके सीटेट के एग्जामिनेशंस के लिए। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपको क्लास 4 के सारे चैप्टर की सीरीज को, जिसमें आपको पहला चैप्टर क्या है, चलो चले स्कूल। तो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशंस में, ठीक है। और पीवाईक्यू भी अगर उठा के आप देखते हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी उठा के देखते हैं, तो इस चैप्टर से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो चले चले स्कूल शीर्षक से ही क्लियर है यहाँ पर कि जगह जगह मतलब कि हमारा पूरा देश विविधताओं का देश है। तो अलग अलग राज्य में, अलग अलग जिला में, अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके से स्कूल जाया जाता है। तो इस चैप्टर में सारे उस प्रक्रिया को हम लोग को देखना है कि कहाँ कहाँ के बच्चे कैसे कैसे स्कूल जाते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। तो पहला हम फोटो में देख रहे हैं, पहले पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि बांस से बना पुल। तो बांस से बना पुल कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है असम में। और क्यों किया जाता है, तो आइए नीचे पढ़ते हैं हम लोग। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, तो तय है बारिश बहुत होगी तो पानी लग जाएगा। कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, तो पानी भर जाएगा तो बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होगा, इसलिए ये पुल का इस्तेमाल किया गया है। फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते हैं, एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं। मतलब ऐसा संरचना बना हुआ है कि ऐसा संरचना बना दिया जाता है कि एक तरफ से आप चल सकते हैं, दूसरे तरफ से सहारा के लिए कि बच्चा गिरे नहीं, तो साइड से एक बांस भी लगा दिया जाता है। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। मतलब इस तरीके की संरचना से, और बच्चों को रेगुलर जाने का आदत जब पड़ जाता है तो जल्दी जल्दी यहाँ से बच्चा पार कर जाता है अपने स्कूल के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से निकल के आए कि ऐसे पुल कहाँ बने होते हैं, तो असम में बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे है आपका ट्रॉली से। ट्रॉली से कहने का मतलब हो गया कि ये ट्रॉली से कहाँ पे के बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ये लद्दाख के बच्चे स्कूल जाते हैं। तो देखिए कैसे जाते हैं। स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज नदी पार करनी होती है। तो नदी तो बच्चे तैर के पार करेंगे नहीं, तो क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और साथ में उनके साथ कॉपी किताब भी होते हैं, वो सारी भीग जाएंगी। तो रोज नदी पार नहीं कर सकते हैं, आपको तैर के खूब चौड़ी और गहरी नदी होती है, तो उसमें डूबने का भी खतरा है। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है, इस पार से उस पार एक मोटा रस्सी लगाया जाता है और उसमें एक पुली लगाया जाता है, जिससे हम लोग आप लोग देखे होंगे कुआं में पानी खींचने के लिए जिस तरह का पुली का इस्तेमाल करते हैं, उस तरह का पुली लगा दिया जाता है और एक लकड़ी का ढांचा बना दिया जाता है। दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बांधी रहती है, मतलब दोनों साइड से, इस साइड से उस साइड तक। ट्रॉली लकड़ी से बना झूला होता है, जैसे मैंने बताया। पुली को मदद से इस रस्सी पर सरकती है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। तो इस तरीके से लद्दाख के बच्चे क्या करते हैं, स्कूल जाया करते हैं ट्रॉली से। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं और मिलेंगे भी। और यहाँ पे कुछ पुली का इस्तेमाल बताया गया है, जैसा मैंने बताया था कि पुली से कैसे पानी खींचा जाता है कुआं से। और नेक्स्ट है क्या, सीमेंट का पुल। तो सीमेंट का पुल तो नॉर्मल है, ये आप नॉर्मली हर जगह देख सकते हैं जहाँ पे हमारे पास संसाधन होता है, वहाँ पर नॉर्मली क्या होता है कि ये सीमेंट का पुल बना दिया जाता है। हमें कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट, ईंटों और लोहे की सीढ़ियों से बने होते हैं, ये तो नॉर्मल है, ये सब जगह देखा जाता है। पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं। तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये कॉमन चीज़ है। नेक्स्ट पिक्चर की तरफ या नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है वल्लम। ये वल्लम, वल्लम क्या है, केरल के कुछ वल्लम का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, केरल में, ठीक है। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए, बच्चे स्कूल जाने के लिए, कहीं कहीं बहुत जगह में गांव घर में वहां पे पानी लग जाता है, तो बच्चे स्कूल जाने के लिए एक वल्लम जो है कि छोटा एक लकड़ी का नाव होता है, पानी को पार करने के लिए लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ऊंट गाड़ी। ऊंट गाड़ी कहने का मतलब हो गया, ऊंट से रिलेटेड हो जाएगा आपको राजस्थान। राजस्थान क्योंकि वहां पर जो होते हैं ना कि बहुत रेगिस्तान होते हैं, रेगिस्तान होते हैं, तो गर्मी के दिनों में, गर्मी के नॉर्मल दिनों में भी वहां पे क्या होते हैं, रेत गर्म हो जाते हैं, और रेत गर्म हो जाते हैं जिससे बच्चों को चलना आसान नहीं होता है। तो वहां पे किस तरह का इस्तेमाल किया जाता है, ऊंट गाड़ी का। हम रेगिस्तान में रहते हैं और हमारे यहाँ दूर दूर, एक सेकेंड, हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नजर आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है, हम ऊंट गाड़ी में
बैठकर स्कूल जाते हैं। तो राजस्थान के बच्चे जो कि सुदूर इलाका में रहते हैं वो किसका इस्तेमाल करते हैं? अपने पैर को बचाने के लिए आपको ऊँट की गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग बैलगाड़ी। जनरली गांव घर में आप देखेंगे तो बच्चा क्या होता है ना कि एक बार जो खाली मैदान होता है उसमें क्या करते हैं, बच्चे जितने भी होते हैं वो बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। तेज धूप या बारिश हो तो हम अपनी छतरियां खोल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं कि मैदानी इलाकों में किस तरह के सवारी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग बच्चे स्कूल जाने के लिए, तो वो बैलगाड़ी हो गया। और देखिए अगर बारिश हो रहा है या धूप हो रहा है तो बच्चा क्या करे, एक छाता खोलता है तो बहुत सारे बच्चे उसमें कवर हो जाते हैं। अब यहाँ पे अध्यापक के लिए है कि जानवरों को गाड़ी खींचते समय कैसा महसूस होगा, जानवरों के प्रति संवेदनशीलता पर चर्चा करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे बच्चों के बीच में डिस्कस करना कि जब जो भी गाड़ी खींचेंगे, मतलब कि किसी भी जानवर के द्वारा गाड़ी खींचा जा रहा है तो उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं पहुंचाया जाए, उसे ज़्यादा मारा नहीं जाए, क्योंकि वो भी जीवित प्राणी है, हम लोग की तरह सांस लेता है, हम लोग की तरह खाना खाता है, हम लोग की तरह ग्रोथ करता है। तो इस तरीके का चर्चा आपको बच्चों के बीच में करवाना चाहिए ताकि उसको जानवरों के लिए संवेदनशीलता जगेगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये साइकिल से जाती हुई कुछ बच्चियां हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन देख लेते हैं एक बार इसको। हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा नहीं पाती थी, ठीक है, जा नहीं पाती थी, पर अब 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किलों रास्तों को भी पार कर जाती है। तो ऐसा बहुत सारा राज्य में देखा गया है कि जो कि गांव इलाका में जो बच्चे स्कूल दूर है, ठीक है, तो स्कूल दूर होने के कारण लड़कियां क्या होती थी, स्कूल नहीं जाती थी, तो वहां पर आपको क्या कहते हैं ना, योजना के तहत बच्चों को साइकिल भी दिया गया। और इस तरीके से आपको क्या है कि झुंड में एक लड़की की झुंड में साइकिल चलाते हुए बच्चे आओ स्कूल तक पहुंच जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे जो कि पहाड़ी इलाके होते हैं, जंगल इलाके होते हैं, जो कि स्कूल दूर होते हैं। यहाँ पे आपको चर्चा नहीं किया गया है कि कौन से राज्य का यहाँ पे है, लेकिन जंगल से जाते बच्चे, यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट इस पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। स्कूल पहुँचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों के आवाज सुनाई देती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को देख लिए हम लोग। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं, बर्फ पर चलते हुए। तो उत्तर की जितनी भी पहाड़ियां हैं, आप उत्तराखंड से लेते हुए जोड़ते हुए आप अगर आप जम्मू कश्मीर तक जाते हैं तो वहां पर बर्फ पर चलते बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत ठंडा प्रदेश है, बर्फ गिरा गिरा रहता है, तो बच्चे बर्फ पे चल के क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं। तो उत्तर की पहाड़ियों में बच्चे इस तरीके स्कूल जाते हैं। देखो हम कैसे स्कूल जाते हैं, मीलों फैली बर्फ पर चलकर, हम हाथ पकड़ पकड़ के चलते हैं, क्योंकि बच्चियां चलती हैं, क्या बच्चे चलते हैं, क्योंकि बर्फ क्या होता है, धंसता है। तो बर्फ पर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताजी बर्फ में पैर धंस जाते हैं, जो ताजा तुरंत बर्फ गिरा होता है उसमें पैर धंस जाता है, और अगर बर्फ पहले से जमा हुआ होता है तो उस पर पैर फिसल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये पॉइंट देखें। पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। तो ऐसे रास्ते कहाँ मिलेंगे आपको, उत्तराखंड के साइड में मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पहाड़ है और पहाड़ पे ही घर होता है और पहाड़ से ही रास्ता बना होता है स्कूल या किसी भी जगह जाने के लिए। तो यहाँ जो पॉइंट है उसको हम लोग डील करते हैं। हमारी पहाड़ी इलाकों में, हम पहाड़ी इलाके में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पर पार कर जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि बच्चे को रोज आना जाना होता है, तो आदत सा एक बन जाता है, तो उसको पहाड़ पे चढ़ने और उतरने का एक आदत हो जाता है, तो वो फटाफट चले भी जाते हैं और आ भी जाते हैं। तो इस तरह का अगर उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते कहाँ मिलते हैं, तो आपको यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे यहाँ, स्कूल पहुंचने के लिए बच्चों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न साधनों पर चर्चा करें। तो विभिन्न साधनों पे आपको चर्चा करना चाहिए कि बच्चे स्कूल कैसे आए और घर वापस कैसे जाए। संभावित खतरों को पहचाने व सुरक्षा पक्षों पर चर्चा करें। अभी बहुत सारे स्कूल में देखा जाता है कि बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो आपको मोटरसाइकिल का, बाइक का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो इन सब से होने वाले खतरों को भी बताना चाहिए बच्चों के बीच में। पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाने वाले यातायात के साधनों पर भी चर्चा करना चाहिए। तो अगर बच्चा भी अभी से ही गाड़ी इस्तेमाल करने लगता है तो उसे आप बताएं कि गाड़ी को इस्तेमाल करने से किस किस तरह का पर्यावरण को नुकसान होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, वो हमें काफ़ी क्षति पहुंचाता है। तो उसे इन सब सारी चीज़ों के बारे में आप उनके बीच में चर्चा कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है क्या
कि पाठ में इस तरह का संदर्भ देने का उद्देश्य स्कूलों में सजा देने की। अच्छा, इससे पहले एक पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या तुम्हारे स्कूल में भी सजा मिलती है, किस तरह की सजा मिलती है, तुम क्या सोचते हो स्कूल में सजा होनी चाहिए। तो यहाँ पर अध्यापक को क्या होना चाहिए कि किसी भी तरह का बच्चों को क्या होना चाहिए, हम लोग को सजा नहीं देना चाहिए। अपने सपने के स्कूल का चित्र कॉपी में बनाएं, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे मेनली आपको सजा से रिलेटेड है कि अगर बच्चा किसी भी तरह का कोई भी गलती अगर करता है तो उसे हमें डंडे से नहीं पीटना चाहिए, चाहे किसी भी तरह का नुकसान देने वाला भी कोई भी पनिशमेंट उसे हमें नहीं देना चाहिए। उससे बच्चा में क्या होता है ना कि एक हीन भावना जग जाता है। और हमारे एनईपी में भी दिया हुआ है कि बच्चों को सजा नहीं देना है, उसे ज़्यादातर किसी भी एग्जाम्पल से देकर अनुशासन के बारे में समझाना चाहिए। पाठ में इस तरह का संदर्भ देने का उद्देश्य स्कूलों में सजा देने की प्रवृत्ति को रोकना है। मतलब कि आपको ये जो पाठ दिया गया है उसमें आपको बताया गया है कि अगर बच्चे को आप सजा देंगे तो क्या होगा, बच्चा अगर डर जाएगा, भयभीत हो जाएगा तो कल से स्कूल आना बंद कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके की चीज को हम लोग को नहीं करना है। तो अनुशासन लाने के लिए बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकते हैं आप। ठीक है, कक्षा में इस मुद्दे पर संवेदनशीलता से बातचीत करें। बच्चों को आत्मसात अनुशासन के लिए प्रोत्साहित करें। जैसे कि मैंने बताया है कि किसी किसी तरह का एग्जाम्पल देकर, अनुशासन से जोड़कर और बच्चे में आत्म अनुशासन को हम लोग क्या कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं और उसे प्रोत्साहित कर सकते हैं ताकि बच्चा नेक्स्ट बार से कोई भी गलती ना करे। तो इस चैप्टर में आपको चैप्टर 1 में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिले हैं। तो इस वीडियो को आप देखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट चैप्टर हमारा पार्ट 2 में शीर्षक दिया हुआ है, क्या है आपको, कान कान में। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, कान कान में। एक सेकेंड, चैप्टर का शीर्षक आपको यहाँ पे क्या है, कान कान में। तो देखते हैं हम लोग आगे इस चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप फोटो देखेंगे तो तरह तरह के जानवर का ना कान अलग अलग जानवरों में लगा दिया है। देखिए, हाथी का कान छोटा कर दिया गया है, जिराफ में हाथी का कान लगा दिया गया है, घोड़ा में किसी और का कान लगा दिया गया है, चूहा में बड़ा इसका कान लगा दिया गया है, हिरन का कान लगा दिया गया है। तो इस चैप्टर को हम लोग आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट निकलता है आपको। पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ है। तुम्हें पता है न कि कान सुनने में मदद करते हैं। कुछ जानवरों के कान बाहर दिखते हैं और कुछ के नहीं। पक्षियों के कान दिखते नहीं है लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। तो आप देखे होंगे कि चिड़िया का कभी भी कान आपको नहीं दिखेगा, वो दोनों साइड में क्या होता है, छोटा छोटा छेद होता है, उससे ही वो लोग सुनते हैं। छिपकली को भी एक छोटा छोटा छेद होता है, उससे सुनता है। फिर मगरमच्छ को भी एक छोटा छोटा छेद होता है, उससे वो लोग कान से वो लोग सुनता है। तो इस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं बच्चों के बीच में। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो छिपकली के भी छोटे छोटे जैसे कान दिखाई देंगे साइड में, मगर मच्छ के भी छोटे छोटे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी यहाँ पर चित्र में आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर तरह तरह के जानवर दिए हुए हैं और उनके ऊपर क्या हो गया है ना कि उनका वो जो खाल होता है या जो बाल होता है उसकी संरचना को हटा दिया गया है और यहाँ पे आपको मिलान करने के लिए बोला जा रहा है कि कैसे कौन सा किस में जाएगा। इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा, आपको देख लेते हैं हम लोग। क्या तुमने कभी ऐसे जानवर को देखे हैं जिनके बाल हट जाए, बाल हट गए या हटा दिया जाए। तो जो भी आपको संरचना उसके शरीर पे मिलता है तो वो आपको नोट कर लेना चाहिए कि उसके बाल के द्वारा ही संरचना उस पे दिखता है हम लोग को। सोचो अगर उनकी खाल से बाल हटा दिया जाए तो जानवर कैसे दिखाई देंगे। न रहेगा रंग, न रहेगी डिजाइन। मतलब कि ये बच्चा को बताया जा रहा है कि ना कोई रंग रहेगा ना कोई डिजाइन बनेगा। तो आपको यहाँ पे एक चीज नोट कर लेना चाहिए कि बाल के हिसाब से ही उसके शरीर पे डिजाइन होता है। यहाँ पर अध्यापक के लिए क्या है, पाठ में आए जानवरों के बारे में और जानकारी पर बातचीत करें, जैसे उनका भोजन, रहने की जगह आदि जानवरों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के मौके मिलेंगे। तो मेनली आपको शुरुआत के चैप्टर से भी देखने को मिल रहे हैं कि जानवरों के प्रति हम लोग को एकदम संवेदनशीलता बच्चों के बीच में जगा के रखना है, क्योंकि जानवरों हम लोग के लिए बहुत उपयोग होता है, उनसे बहुत तरह का काम लिया जाता है और साथ ही साथ वो जीवित प्राणी होते हैं, हम लोग की तरह सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है ना, हर क्रिया करते हैं जो एक जीवित प्राणी करते हैं। तो जानवरों के बारे में आपको अलग अलग उससे डिस्कस करना चाहिए कि कौन सा जानवर कहाँ रहता है, कैसे खाना खाता है, कैसे सोता है। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में आपको बच्चों के बीच में आपको क्या करना चाहिए आपको जानकारी देना चाहिए,
इससे क्या होगा, जानवरों के प्रति संवेदनशीलता विकसित होगा बच्चों के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ है आपको, आपको पढ़ाते जिन जानवरों के, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे और मिले भी हैं यहाँ पे। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, उनके शरीर पे बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिसको भी कान होता है, जिस भी जानवर को कान होता है, वो बच्चा देता है, ना कि अंडा देता है। और जिसको कान होगा उसके शरीर पे क्या होता है, बाल होता है। ठीक है। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं, उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और वे अंडे देते हैं। तो वो मान लिया अगर आप चिड़िया बोलिए, चिड़िया के पास बाल होता है, नहीं, वो बाल नहीं होता है, वो संरचना होता है, वो उसका पंख होता है, वो उसका बाल नहीं होता है। ठीक है। तो जिनके कान बाहर की ओर नहीं दिखाई देते हैं, वो अंडे देते हैं और उनके शरीर पे बाल नहीं होता है। और जिनके कान बाहर की ओर होते हैं और उनके शरीर पे बाल भी होता है और वे बच्चे देते हैं। आप ये इस एग्जाम्पल से बच्चों को बता सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्यापक के लिए यहाँ पर क्या है कि एक छोटा सा बात दिया हुआ है कि बहुत साल पहले धरती पर डायनासोर थे, लेकिन अब नहीं है। अब ये सिर्फ फिल्म, फोटो और पुस्तकों में ही मिलते हैं। डायनासोर के बारे में और बातें पता करो और अपने दोस्तों को बताओ। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं ना कि आप डायनासोर के बारे में आपके पास जो जानकारी है आप वो बता सकते हैं। किस किस तरह के डायनासोर होते थे, उनकी लंबाई कितनी होती थी, उनकी मोटाई कितनी होती थी, कितने वेट के होते थे, कब आए, कब खत्म हुए, और उससे रिलेटेड जो भी जानवर दिखते हैं थोड़ा मोड़ा, ठीक है ना, उसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। ठीक है। क्या तुमने इसे मिलता जुलता कोई जानवर कहीं देखा है, उसका नाम पता करो और सीखो। तो आप थोड़ा थोड़ा जिराफ का एक चर्चा कर सकते हैं कि जिराफ की तरह ही होता था, लेकिन उससे काफी लंबा होता था। तो उस तरीके की आप संकल्पना को बच्चों के बीच में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, डायनासोर से मिलते जुलते जानवरों के नाम बच्चों की समझ के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। अब बच्चों को आप बताएंगे तो वो बच्चा क्या करेगा, अलग अलग तरह का नाम लेना शुरू कर देगा। उसे सोचने का मौका दें, तय बात है, तय सी बात है, उसे सोचने दें, क्योंकि उसके बारे में सारा जानकारी आपको फिजिकल सारा नॉलेज नॉलेज देना पड़ेगा डायनासोर के बारे में। तो उसको सोचने का मौका दें कि वो जानवर, दूसरा जानवर कैसा दिखता था पहले। ठीक है। हर तरह के ऐसे उत्तरों को सही माने। इस तरह क्या हो जाएगा ना, इस तरह के और चित्र बनाकर कार्यकलाप करवाए जा सकते हैं। तो इस तरह का काम करके आप बच्चों को क्या बोल सकते हैं कि आप उससे मिलते जुलते जानवर का आप फोटो बनाकर दिखाएं। ठीक है। यहाँ पे एक और पॉइंट है जो कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो बाघ है हम लोग का, वो क्या है कि हमारा राष्ट्रीय पशु है। ठीक है। यहाँ पर क्या है, अध्यापकों के लिए ये ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। कागज की पक्षी बनाने के लिए कागज दोनों तरफ से अलग अलग रंग के हो तो पक्षी सुंदर लगेंगे, ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ना पेडागोगी का क्वेश्चन नहीं है, कुछ नहीं है, इससे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे आपको। तो आज की सीरीज में हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के देखे हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके एग्जामिनेशन, सीटेट की एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को देखें और यहाँ से सारी कंटेंट को और सारे पेडागोगी के क्वेश्चन को सीखने की कोशिश करें। और आप इसी तरह की वीडियो पे बने रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।